हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 2 क्लासेस मिलती हैं। सुबह के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, और रात के 8 बजे हम लोग कवर करें बीपीएससी टीआरडी 4.0 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। देखिए, आज का जो क्लास है इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ 2-3 बातों को बताना चाहती हूँ। सबसे पहले कि कुछ दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी, तो इसका कारण यह था कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, जिसके कारण मैं क्लास नहीं ले पा रही थी। लेकिन अब आप लोगों को रेगुलर क्लास मिलेगी। तो वैसे स्टूडेंट जो झारखंड माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं वो मॉर्निंग के थ्योरी क्लास को देखना ना भूलिए। और वैसे स्टूडेंट जो यूपी पीजीटी बीपीएससी या टीआरडी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ माध्यमिक आचार्य के लिए भी आप लोग रात 8 बजे की भी क्लास को जरूर फॉलो करिए। और वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रही हूँ। आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। आपको आपके जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे जैसे आपका सिलेबस होगा। दूसरी बात यह है कि कल के आप लोगों को ने न्यूज़ में देखा होगा कि बिहार में जो टीआरडी 4 की वैकेंसी है वो जल्द ही कंडक्ट करवा ली जाएगी। तो उसके लिए वैसे स्टूडेंट्स जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगी, एनसीईआरटी बेस्ड होगा, क्योंकि जो बीपीएससी का पैटर्न है वो एनसीईआरटी को उसको फॉलो करता है। एनसीईआरटी बेस्ड आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको थ्योरी क्लासेस मिलेंगे, आपको एमसीक्यू मिलेगा, और साथ ही साथ आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा, जहां पे आप डेली प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस को अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। और पेपर 2 और पेपर 3 दोनों का मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा साथ में ही, क्योंकि देखिए पेपर 1 तो हिंदी इंग्लिश है, वो क्वालिफाइंग का है, तो वो आप लोग कर लीजिएगा। और पेपर 2 जीके जीएस है, उसको प्रोवाइड मैं करूँगी, और पेपर 3 सोशियोलॉजी उसको भी प्रोवाइड करूँगी। बात करूँ अगर झारखंड माध्यमिक आचार्य का, तो इसके लिए भी मैं आप लोगों को पेपर 1 जो है आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसका भी मैं आप लोगों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूँगी। और साथ ही साथ पेपर 2 आपका जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है, जिसमें हम लोगों को 67 यूनिट दिया गया है सिलेबस में, उसका आपको थ्योरी वाइज आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड करूँगी। ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा। और बात की जाए देखिए तो आज की क्लास की, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है झारखंड माध्यमिक आचार्य के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग और प्रजाति के संदर्भ में। किसमें? तो वर्ग और प्रजाति, ये आपके आज की क्लास में दिया गया है। देखिए, आपको जो नोट्स मिलेगा आपके तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा मटेरियल भी मिलेगा। एक्स्ट्रा मटेरियल क्यों मिलेगा मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि देखिए, कोई भी जो एग्ज़ाम होता है, अगर आप टीआरडी 4 कर लीजिए या झारखंड माध्यमिक आचार्य का, तो झारखंड माध्यमिक आचार्य में आपको 150 क्वेश्चन आएंगे। उस 150 क्वेश्चन में से आपका 10 से लेकर 15 तक का क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको बुक्स और ऑथर के नेम पूछे जाएंगे, महत्वपूर्ण कथन पूछे जाएंगे, सिद्धांत और सिद्धांतकार पूछे जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपका जो पूरा सिलेबस है वो रेडी होगा। वहीं बात करूँ टीआरडी 4 के लिए, तो उसके लिए आपको 80 क्वेश्चन आएगा। तो 80 क्वेश्चन में भी सेम आपका यही सब चीज़ें भी रहेंगी। आपको 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि आपके बुक्स और ऑथर से, आपके सिद्धांत से, आपके महत्वपूर्ण कथन से रिलेटेड रहेंगे। जैसे देखिएगा, कल के जो क्लास मैं आप लोगों को मॉर्निंग में लूँगी झारखंड माध्यमिक आचार्य के अंतर्गत सामाजिक नियंत्रण। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण ये टॉपिक कल मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ। तो पूरा क्लास तो हम लोग पढ़ेंगे, साथ ही साथ देखेंगे कि सामाजिक नियंत्रण में जो महत्वपूर्ण कथन कौन कौन से हैं। तो जब आप कथन को देखिएगा, सामाजिक नियंत्रण क्या है, उसके अर्थ, विशेषता, प्रकार, ठीक है, इन सभी चीज़ों को आप देखिएगा तो देखिएगा आपको पता चलेगा कि एक टॉपिक के अंतर्गत कितने सारे थिंकर्स आ रहे हैं। तो जब तक उन सभी चीज़ों को आप अच्छे प्रकार से नहीं पढ़िएगा तो आपका जो
कॉन्सेप्ट वो क्लियर नहीं होगा। और सोशियोलॉजी जो है वो यही चीज़ की मांग करता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर आपको क्वेश्चन को सही करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कल के मॉर्निंग के क्लास को आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इससे आप लोगों का पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो वर्ग और प्रजाति के संदर्भ में। तो देखिए वर्ग क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो जाति है वो किस पर आधारित होता है, तो जन्म पर आधारित होता है। ठीक है, ये सभी को ही पता होगा। और वर्ग क्या है, तो जन्म को छोड़कर अन्य किसी भी आधार पर जो व्यक्ति का क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वर्ग कहलाता है। और हम जिस समूह के सदस्य बनेंगे तो वो सामाजिक समूह क्या कहलाएगा, सामाजिक वर्ग कहलाएगा। इसलिए यहाँ पे दिया गया है कि जब जन्म को छोड़कर अन्य किसी भी आधार पर समाज को विभिन्न समूहों में जब विभाजित किया जाता है तो ऐसा जो प्रत्येक समूह होता है वो सामाजिक वर्ग कहलाता है। ठीक है, और अभी जो प्रेजेंट टाइम है वो प्रेजेंट टाइम में वर्ग का आधार क्या है, तो आपका क्या आधार हो जाएगा, ये वर्ग का मुख्य आधार है। आधुनिक समाज में स्तरीकरण मुख्य आधार है इस वर्ग का, क्योंकि व्यक्ति कैसा रोजगार कर रहा है, क्या व्यवसाय कर रहा है, उसका सामाजिक स्थिति कैसा, ये इसी चीज़ों पर आधारित तो होती है। ठीक है, देखिए समाज के अंतर्गत जो वर्गों की बात की जा रही है उसमें कुछ वर्ग ऊपर होते हैं, कुछ वर्ग मध्यम एवं कुछ निम्न स्थान में रहते हैं। एक वर्ग के लोगों की जो सामाजिक परिस्थिति है एक समान नहीं होती है। एक वर्ग के लोगों के बीच भी हम लोगों को सामाजिक अंतर देखने को मिलता है। इसलिए जो थिंकर है मैक्स वेबर, उन्होंने कहा है कि एक वर्ग के लोगों को जीवन में कुछ विशिष्ट अवसर एवं सुविधाएं समान रूप से प्राप्त होती हैं। मजदूरी करने के अवसर गरीब वर्ग को तथा नए उद्योग धंधे खोलने एवं उच्च जीवन स्तर बनाए रखने के अवसर उच्च वर्ग के लोगों को समान रूप से प्राप्त होते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है कि जो वर्ग है, जो वर्ग के सदस्य हैं, उनको किस आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाए ये समाज के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। तो वर्ग व्यवस्था जाति की भांति कठोर एवं बंद ना होकर, जो जाति क्या होती है, बंध आधारित होती है, जन्म पर आधारित होती है, बंद व्यवस्था है, तो वर्ग को बोला जा रहा है कि ये एक प्रकार की खुली व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है, खुली व्यवस्था। जब आप जाति और वर्ग के बीच अंतर को देखिएगा तो आप इसको कॉन्सेप्ट को और बेहतर ढंग से समझ सकिएगा। ठीक है, वर्ग व्यवस्था में जन्म का महत्व नहीं होता है। प्रत्येक वर्ग के लोगों में वर्ग चेतना पाई जाती है। प्रत्येक वर्ग की सामाजिक प्रतिष्ठा दूसरे वर्ग से भिन्न होती है। और इसी संदर्भ में और भी थिंकर ने अपनी परिभाषाएं दी हैं। जैसे आर्गवन महोदय कहते हैं कि एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिनकी एक दिए हुए समाज में अनिवार्य रूप से समान सामाजिक स्थिति होती है। ठीक है, आर्गवन क्या बोल रहे हैं कि एक सामाजिक वर्ग, कोई भी हम लोग क्या, हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हम लोग क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। तो ऐसे व्यक्तियों का योग है, कोई भी वर्ग, कोई भी सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है, योग होता है कि जिनकी एक दिए हुए समाज में अनिवार्य रूप से सामाजिक स्थिति होती है। हर वर्ग के सदस्य का अपना अपना अलग सामाजिक स्थिति होता है। मैकआइवर एवं पेज कहते हैं कि एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जिसे सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके। मैकआइवर एवं पेज क्या बोलते हैं कि एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग होता है, क्या होता है, समुदाय का वह भाग होता है जिससे सामाजिक स्थिति के आधार पर हम पृथक कर सकते हैं। एक को मान लीजिए कोई दो समूह के लोग रह रहे हैं, ठीक है, ये दो समूह है, तो ये सामाजिक वर्ग हो गया, ये समाज, इसका सामाजिक परिस्थिति अलग होगा और इसका सामाजिक परिस्थिति अलग होगा। तो अलग है तभी तो हम इसके बीच विभेद कर पा रहे हैं, इसके बीच अंतर को कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लेपियर महोदय, वे बोलते हैं कि सामाजिक वर्ग एक सांस्कृतिक समूह है जिसे संपूर्ण जनसंख्या में एक विशेष स्थिति मद अथवा पद प्रदान किया जाता है। सामाजिक वर्ग क्या है, एक सांस्कृतिक समूह है। ठीक है, जो कि संपूर्ण जनसंख्या है उसमें से उस वर्ग के लोगों का
आप अपने आसपास कहीं सोसाइटी को क्यों ना देखिए कि कितने सारे लोग रहते हैं, कितने सारे समूह के लोग रहते हैं और सबका अपना अपना कोई स्पेसिफिक पहचान होता है जिसके आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है, तो उसको ही क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। अब मान लीजिए इतने एक और थिंकर है कार्ल मार्क्स, वे बोलते हैं कि जीविका उपार्जन की विभिन्न साधनों के कारण मनुष्य पृथक पृथक वर्गों में विभाजित हो जाते हैं। उनके अनुसार एक सामाजिक वर्ग को उनके उत्पादन के साधनों और संपत्ति के वितरण के साथ होने वाले संबंधों के संदर्भ में परिभाषित किया जा सकता है। मार्क्स क्या बोलते हैं कि जीविका उपार्जन के कि एक मनुष्य को जिंदा रहने के लिए, अपना जीवन यापन को अच्छे प्रकार से चलाने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, या आप कह सकते हैं कि आपके पास उपभोग करने की जितनी ज़्यादा वस्तुएं हैं, ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कि आप समाज में देखिएगा कि बोलता है कि अरे इसके पास तो 4 व्हीलर है तो ये पैसा वाला होगा, इसके पास साइकिल है तो इसके पास उतना पैसा नहीं होता। एक क्या होता है कि मनुष्य के अंतर्गत एक ऐसी सोच रहती है कि अगर जिसके पास उपभोग के साधन जितने ज़्यादा होंगे उनका समाज में स्थिति कितना होगा, क्या हो जाएगा, और बेहतर होगा और उच्च होगा, ठीक है, वो ऊँचे होंगे। और जिनके पास उपभोग के साधन कम है, मान लीजिए किसी का 2 तल्ला घर नहीं है, मार्बल पत्थर का घर नहीं है, मट्टी का घर है, तो बोला जाता है कि समाज में स्थिति उनकी निम्न है, ठीक है। इस प्रकार से भी तुलना की जा सकती है। तो मान लीजिए इतने सारे हम लोगों ने जो परिभाषाओं को देखा, तो इसके आधार पर अगर आपको पूछा जाएगा कि वर्ग की क्या विशेषता है बताइए, तो आप क्या बोलिएगा कि प्रत्येक वर्ग में वर्ग चेतना विद्यमान होती है। वर्ग की सदस्यता जन्म पर आधारित नहीं होती, यह हमारे कर्म पर आधारित होती है। वर्ग के सदस्यता जो पूर्णतः क्या की अर्जित की जाती है, जन्म में क्या आपको ऑलरेडी मिल जाता है, प्रदत्त रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है, आपको अर्जित की जाती है। वर्ग में एक मुक्त मतलब एक ही प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। एक वर्ग के सभी सदस्यों की उपस्थिति समान होती है। जो एक वर्ग के सदस्य होते हैं उनके सभी की स्थिति कैसी होती है, तो समान रहती है। एक वर्ग के लोगों का सामाजिक संबंध उनके अपने ही वर्ग के लोगों तक सीमित होता है। प्रत्येक वर्ग के फिर कई उपवर्ग भी पाए जाते हैं। तो वर्गों के सदस्य का जीवन जीने का ढंग लगभग समान होता है। वर्ग व्यवस्था में उच्चता और निम्नता का क्रम भी पाया जाता है, ठीक है। तो इन सभी जो परिभाषाओं को हम लोगों ने पढ़ा, इनकी विशेषताओं को हम लोगों ने पढ़ा, तो अब हम देखते हैं कि वर्ग का जो निर्धारण है वो किस आधार पर होता है। तो देखिए, वर्ग निर्धारण के जो मुख्य आधार हैं वो निम्नलिखित हैं, ठीक है। क्या है, वर्ग निर्धारण के मुख्य आधार, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इससे आपको रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्ग निर्धारण के मुख्य आधार कौन कौन से हैं बताइए, तो आप इस आधार पर इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। वर्ग निर्धारण के मुख्य आधार, वर्ग निर्धारण के मुख्य आधार क्या क्या है, तो किस किस आधार पे हम वर्ग का निर्धारण कर सकते हैं कि ये उच्च वर्ग का है, ये मध्यम वर्ग का है, ये निम्न वर्ग का है। तो सबसे पहला तो आ जाएगा संपत्ति। क्या है, संपत्ति, जिसके पास संपत्ति, धन, आय, ठीक है, जितनी अधिक होगी उसका समाज में स्थान कैसा होगा, तो उच्च हो जाएगा। फिर दूसरा है निवास की स्थिति, निवास की स्थिति के आधार पर। तीसरा है धर्म के आधार पर वर्ग का निर्धारण होता है। चौथा है शिक्षा या शैक्षिक स्तर के आधार पर, या शैक्षिक स्तर के आधार पर वर्ग का निर्धारण होता है। फिफ्थ है निवास स्थान के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर। 6 नंबर है परिवार और नातेदारी के आधार पर। परिवार और नातेदारी के आधार पर। 7th है व्यवस्था की प्रकृति के आधार पर, व्यवस्था की प्रकृति के आधार पर वर्ग का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। एक चीज आपको और देखने को मिलेगा, विलासी वर्ग, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि विलासी वर्ग क्या होता है,
क्या, तो विलासी वर्ग। ये भी एक वर्ग का ही एक प्रकार का एक रूप है जो कि समाज में, विलासी वर्ग क्या है, तो समाज का जब कोई भी वर्ग भरण पोषण की जो क्रियाएं हैं उसमें अपने आप को प्रत्यक्षता मतलब सामने से नहीं रखते हुए भी जो समाज के अंतर्गत जो विभिन्न परिपाटियां हैं, ठीक है, या समाज में रहने का, भरण पोषण करने का, रहन सहन का जो तरीका है वो बहुत अच्छे प्रकार से जब वो उसको जीवन यापन अपना करता है तो उसको क्या कहा जाता है, विलासी वर्ग कहा जाता है। और पूरे आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है, ठीक है, कोई किसी प्रकार का मतलब उसको टेंशन नहीं रहता है, तो वो विलासी वर्ग होता है। और जो सामान्यता उसका जो जीवन यापन का तरीका है वो औसत जीवन स्तर से ऊंचा होता है और वो विभिन्न सुविधाजनक जो अपनी परिस्थिति है उन चीज़ों को यूज़ करता है। तो परिस्थितियाँ जो होती हैं, जो संपत्ति होती है वो कौन सी होती है, तो उनकी पैतृक संपत्ति होती है, ठीक है, और भूमि, अन्य संपत्ति जो कि उसको बिना अर्जन किए ही अपने पूर्वजों से प्राप्त हो गई है और वो विलासी एकदम अच्छा सा जीवन यापन व्यतीत कर रहा है, तो उसको विलासी वर्ग कहा जाता है। थर्स्टिन वेवलन ने समाज को दो वर्गों में विभाजित किया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि थर्स्टिन वेवलन ने समाज को दो वर्गों में विभाजित किया है। क्या क्या है कि समाज का वह वर्ग जो अनुत्पादक होते हुए अपनी आर्थिक स्थिति के कारण विलास की वस्तुओं का उपभोग करता है, और समाज क्या दो आधार पे कौन कौन से बताए हैं, ध्यान दीजिएगा कि वो बोलते हैं कि समाज का वैसा वर्ग जो अनुत्पादक होते हुए अपने आर्थिक शक्ति के कारण विलास की वस्तुओं का उपभोग करता है। समाज के अंतर्गत आपको हमेशा दो प्रकार के वर्ग देखने को मिलते हैं। पहला वर्ग वैसा हुआ कि वो समाज के अंतर्गत जो विभिन्न उसको जीवन यापन करने के तरीके, मान लीजिए किसी को भी अगर मेहनत करना है, अपना जीवन स्तर को सुधार करना है, तो वो मेहनत करता है, पैसा कमाता है, उस पैसे से फिर वो अपने उपभोग की वस्तुओं को खरीदता है, तब उसका जीवन यापन अच्छा होता है। इस प्रकार का एक वर्ग हो गया। और एक वर्ग कैसा हो गया कि उसको अपने पूर्वजों से ही संपत्ति मिल गई है, धन मिल गया है और वो बिना मेहनत किए एकदम राजा के जैसा रह रहा है, तो वो इस प्रकार का एक वर्ग हो गया। तो दो प्रकार के वर्ग हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि जाति और वर्ग में अंतर क्या है। तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा कि आखिर ये क्या बोला जा रहा है। फिर हम लोग वर्ण व्यवस्था को भी देखेंगे। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि जाति क्या है, तो ये जन्म पर आधारित है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं जाति और वर्ग में अंतर। देखिए, मेन क्या है, कॉन्सेप्ट को आप लोग क्लियर करते चले। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते हुए जाएगा तो आपको चीज़ें भी और बेहतर ढंग से अच्छे प्रकार से समझ में आती जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जाति एवं वर्ग में अंतर। इसको हम लोग ऐसे दो तरह से करके देख लेते हैं। एक तरफ जाति लिखते हैं और एक तरफ वर्ग लिखते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को जो बोर्ड पे लिखा रही हूँ, जो बोल रही हूँ, उसको सभी को आप लोग पढ़ते हुए चले, लिखते हुए चले। और वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप से जुड़ेगा तो उनको जो स्टडी मटेरियल मिलेगा वो कंप्लीट मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग। कंप्लीट मतलब पूरा कंप्लीट। और आपको जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो मेरा हैंड रिटन नोट्स रहेगा। तो मैं उसमें जितने इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उसको पूरा मर्ज करके एक साथ जोड़ कर आपको प्रोवाइड करूँगी, ताकि आपको उसके बाहर और कुछ भी पढ़ने का जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं जाति और वर्ग में अंतर। तो क्या है कि जाति जो होती है, सबसे पहला ही तो पॉइंट हो जाएगा कि जाति किस पर आधारित होती है, तो जाति हमारा जन्म पर आधारित होती है, ठीक है। और वर्ग क्या है, तो ये हमारे कर्म पर आधारित होती है, ठीक है। इसको आप लोग समझ लिए कि जाति क्या है, ये जन्म पर आधारित होती है और वर्ग जो है ये कर्म पर आधारित होती है। जाति एक अंतर्विवाही समूह होता है। क्या होता है, अंतर्विवाही समूह, अंतर्विवाही समूह होता है जाति, ठीक है। बोर्ड पे देखिए उतना पूरा लाइन लिखना पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग इस चीज़ को मैं बोल रही हूँ उसको समझते हुए चलिए। मैं शॉर्ट वे में आप लोगों को लिखते हुए बता रही हूँ।
और वर्ग का क्या है, तो ये एक आर्थिक आधार होता है। वर्ग क्या है, ये आर्थिक आधार होता है। क्या होता है, आर्थिक आधार होता है। तीसरा बात मैं लिखूं कि जाति एक अद्वितीय घटना है जो सिर्फ भारत में पाई जाती है। ठीक है, अद्वितीय घटना है जो कि सिर्फ कहाँ पाई जाती है, तो भारत में पाई जाती है। वहीं अगर वर्ग की बात करें तो वर्ग जो है, क्लास जो है, ये आपका सार्वभौमिक घटना है। हर एक समाज के अंतर्गत, हर एक, आप कहीं भी विदेश में भी चल जाइए तो आपको वर्ग क्लास देखने को मिलेगी। ठीक है, फोर्थ नंबर है कि जाति गांव में एक सक्रिय राजनीतिक शक्ति के रूप में कार्य करती है। ठीक है, गांव के अंतर्गत आपको ग्रामीण क्षेत्रों में ये सभी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेंगी, लेकिन वही वर्ग ऐसा कोई कार्य नहीं करता है। ठीक है, राजनीति के क्षेत्र में आपको फिर ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। जाति की जो प्रकृति होती है वो सावयवी होती है। कैसी होती है, तो सावयवी होती है। ठीक है, और वर्ग में खंडात्मक विभाजन होता है। वर्ग में खंडात्मक विभाजन होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक रेज कर सकते हैं कि मैम सावयवी का मतलब क्या हुआ, मतलब टाइम टू टाइम या फिर समय के अकॉर्डिंग या फिर प्लेस के अकॉर्डिंग इसमें आपको डिफ्रेंशिएट देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें अंतर हो सकता है, आपको कहीं कहीं कुछ अलग, कहीं कुछ अलग आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और जाति जो व्यवस्था है ये आपसी सहयोग पर आधारित होती है। कैसे होती है, आपसी सहयोग पर, एक दूसरे के लोग जाति व्यवस्था में सहयोग करते हैं और आर्थिक रूप से भी परस्पर एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं। क्या रहते हैं, तो आर्थिक रूप से भी आश्रित रहते हैं। लेकिन आपको वर्ग के अंतर्गत बहुत सारा आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा, प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगा। ठीक है, जो मध्यम वर्ग है वो बोलेगा कि हम उच्च वर्ग में जाना चाहेंगे तो और अच्छा कर्म करेंगे और मेहनत करेंगे। ठीक है, पर प्रतिस्पर्धा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कि जितना कंपटीशन होगा उतना हमारा जो क्लास है और बेहतर होता हुआ जाएगा। ठीक है, जाति जो है वो प्रदत्त होती है, जन्म पर आधारित है तो प्रदत्त होती है। ठीक है, और आपका वर्ग क्या है, तो ये अर्जित है। ठीक है, ये अर्जित पर, इसको अर्जन करना पड़ता है। अर्जन करने के आधार पर ही हम लोग वर्ग को हासिल करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी कि वर्ग क्या है। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं हमारे इसी नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है प्रजाति से रिलेटेड, कि प्रजाति क्या होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रजाति। ठीक है, प्रजाति जिसको कि बोला जाता है रेस। क्या बोला जाता है, रेस। ठीक है, प्रजाति या रेस, इसके संदर्भ में जो थिंकर है हॉबल और क्रोबर, उन्होंने बोला है कि प्रजाति प्राणी शास्त्रीय आधार पर निर्मित होता है और ऐसा जो मानव है समूह है जिसमें समान समाज शारीरिक बनावट हो एवं अनुवांशिक गुण हो, इस वो क्या होते हैं, एक ही प्रजाति के कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग का जो मनुष्य है, तो हम लोग बोला जाता है कि हम लोग की प्रजाति कैसी है, तो होमो सेपियंस है। ठीक है, एक प्रकार की हमारी शारीरिक बनावट, हमारी रचनाएं हैं, तो उसके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, और ये अनुवांशिक गुण है, हेरिडिटी का जो गुण है ये चलते हुए आता है, उसी आधार पर आप देखिएगा वो देखने को मिलता है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम 1800 के लगभग जीव विज्ञान में किया गया था। प्रजाति का प्रयोग अपने समूहों में जब विवाह एवं प्रजनन होता है तो जो प्रजाति है उसमें निरंतरता बनी रहती है, कि अपने समूह के सदस्य के साथ ही, मतलब अपने जाति में ही, अपने धर्म में ही जब विवाह होता है तो फिर उनके बच्चे होते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रजाति है वो निरंतरता हमें देखने को मिलती है। आप कह सकते हैं कि चार, अब मान लीजिए प्रजाति है उसका वेद हम कैसे करेंगे, तो चार आधारों पर, ऐसे चार कारक हैं मेनली जिसके आधार पर प्रजातियों में भेद किया जा सकता है। जैसे जीन उत्परिवर्तन, प्राकृतिक वर्णन, अनुवांशिक झुकाव और प्रजातीय लोगों का मिश्रण। ठीक है, तो इस
आधार पर प्रजातियों के बीच भेद किया जाता है, प्रजातियां हमें देखने को मिलती हैं और वर्तमान समय में विशुद्ध प्रजाति मिलना एकदम अशुद्ध, विशुद्ध मतलब शुद्ध से भी शुद्ध, ठीक है, एकदम शुद्ध प्रजाति लेकिन आप वर्तमान समय में नहीं मिलेगा आपको। कोई ना कोई देखिए, आपको अभी समाज के अंतर्गत भी देखने को मिलता है कि लोग अपने धर्म से, अपने जाति से बाहर विवाह कर ले रहे, तो फिर उनकी जो प्रजाति होगी, उनका जो आने वाला जो पीढ़ी होगा वो तो शुद्ध नहीं रहा ना, विशुद्ध नहीं रहा, अलग चीज़ हो गया, देखने को मिला। इसके संदर्भ में विभिन्न जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने परिभाषाएं दी हैं, जैसे हॉबल महोदय कहते हैं कि अंतर संबंधित लोगों का ऐसा समूह है जिनके शारीरिक लक्षण एक विशिष्ट सम्मिश्रण पाया जाता है जो कुछ खास जीन संबंधी तत्वों से मिलकर बने होते हैं। क्या बोल रहे हैं हॉबल महोदय कि इनके बीच शारीरिक लक्षण जो होता है वो समान रहता है और इनके जो जीन हैं, ठीक है, उसमें भी एक खास प्रकार का हमें संबंध देखने को मिलता है, तो उसको क्या कहा जाता है, प्रजाति कहा जाता है। रेमंड फर्थ बोलते हैं कि प्रजाति व्यक्तियों का वह समूह है जिसके कुछ वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित सामान्य लक्षण होते हैं। हम लोग तो ये कौन से प्रजाति का है, मतलब उसका जो लक्षण होगा वो पूर्वजों से चलता हुआ आ रहा होगा और एक ही समान लक्षण के होंगे, ठीक है, तो वो एक ही प्रजाति के कहलाते हैं। जैसे क्रोबर महोदय बोलते हैं कि वह समूह जो कि वंशानुक्रम, नस्ल या प्रजातीय गुणों या उपजातियों के द्वारा जुड़ा हुआ होता है तो उसको क्या कहा जाता है, प्रजाति कहा जाता है। रूथ बेनेडिक्ट बोलते हैं कि प्रजातिकता जो है वो पैतृकता द्वारा प्राप्त लक्षणों पर आधारित होती है। किसके द्वारा, तो पैतृकता द्वारा प्राप्त लक्षणों के आधार पर हो सकती है। अब हम कह सकते हैं कि प्रजाति का लक्षण क्या है या फिर इसकी विशेषता क्या है, तो प्रजाति की विशेषता को हम शरीर की विशेषता, वंश, सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर कर सकते हैं। त्वचा का रंग, आपको स्किन का कलर से, आँख का साइज, आपका फोरहेड का साइज, आपके नाक के साइज के, आपके जॉ लाइन के साइज के हिसाब से प्रजाति का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। शरीर की लंबाई कितनी है उसके आधार पर। इसी के लिए टीके उम्मान बोलते हैं कि जो रेस यानी जो प्रजाति है, ये अवधारणा देकर वो प्रजातिवाद में भिन्नता लाने की बात करते हैं। और वे बोलते हैं कि प्रजातिवाद से शोषण का भाव है जबकि प्रजातीयता एक एकता के भाव उत्पन्न होती है। प्रजातिवाद मतलब क्या हुआ कि किसी के साथ हम उसका मतलब शोषण कर रहे हैं, लेकिन प्रजातीयता जो है वो एकता के भाव को दर्शाता है, ठीक है। इसके लिए एस्ले मॉन्टेस्क्यू ने कहा है कि इसे मानव जाति के लिए सबसे भयानक मिथक माना है। ये देखिए कथन आ गया ना, तो इसमें आपको पूछेगा कि मानव जाति के लिए प्रजाति को सबसे भयानक किसने माना है, तो एस्ले मॉन्टेस्क्यू ने माना है। अब हम लोग देखते हैं प्रजाति के प्रकार, जिससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला आ जाता है, हम लोग लिखते हैं प्रजाति के प्रकार। प्रजाति के प्रकार, तो प्रजाति के प्रकारों के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले जो आते हैं थिंकर वो है क्रोबर। कौन? क्रोबर महोदय ने प्रजाति को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? तो 3 भागों में उन्होंने प्रजाति को बांटा है। कौन कौन सा है? तो पहला वे बोलते हैं कि ABCD करके लिखते हैं, यहाँ पे 1 नंबर देते हैं, ठीक है। पहला वे बोलते हैं कि सफेद या गोरे, सफेद या गोरे, उनको अगर साइंटिफिक वर्ड में नेम रखा जाए तो उनको बोला जाता है कॉक्सियार्ड। क्या बोला जाता है? कॉक्सियार्ड, कॉक्सियार्ड, ठीक है। क्या बोला जाता है? कॉक्सियार्ड, सफेद या गोरे को। ये मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये आपके पाए जाते हैं यूरोप में, ठीक है, उत्तरी अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में पाए जाते हैं, मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया में, मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया में पाए जाते हैं, पश्चिम एशिया में पाए जाते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ उपभाग भी है, जैसे नार्डिक हो गया, फिर मॉन्टेट्रेसियन हो गया, अल्पाइन हो गया, तो उस सभी जगहों में भी पाए जाते हैं। दूसरा जो उन्होंने
बताया है प्रजाति के प्रकार का। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? तो क्रोबर महोदय की कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा उन्होंने बताया कि काला, जिसको कि बोला जाता है निग्रेटो। क्या बोला जाता है? निग्रेटो, निग्राइट, जिसको बोल निग्रोइट आप बोल सकते हैं। ये अफ्रीकी मूल के होते हैं। कहाँ के? तो अफ्रीकी मूल के होते हैं, ठीक है। और इसका उपभाग अफ्रीकन हो गया, ऑर्सियनिक हो गया, निग्रेटो हो गया, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। तीसरा उन्होंने जो भाग बताया है वो है मंगलोयाड। क्या है? मंगलोयाड, ठीक है, जो कि पीत एशियाई, पीला रंग जिसका, पीत एशियाई भी उसको आप बोल सकते हैं। रंग इनका कैसा है? तो पीला, पीलापन लिए हुए रंग, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो चीन में जो चीनी लोग होते हैं, जो जापानी लोग होते हैं, ठीक है, उसके बाद कोरियाई लोग, फिलीपीन, वियतनामी, ठीक है, और इसके उपभाग में एशियाटिक, मलायो, इंडोनेशियन, अमेरिकन इंडियन, तो वो मंगलोयाड हो गए, यानी पीत एशियाई, जो पीत रंग के होते हैं, ठीक है। ये किससे बताया? तो क्रोबर महोदय ने 3 भाग बताए हैं। आर्थर कीट ने, एक थिंकर है आर्थर कीट, उन्होंने त्वचा के रंग के आधार पर बताया है। क्या क्या? श्वेत प्रजाति, पित्त भूरी एवं काली प्रजाति, उन्होंने भी 3 प्रकार के बताए हैं। हेक्सले ने 4 प्रकार के प्रजातियों का वर्गीकरण किया है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तो कौन कौन सा है? ऑस्ट्रेलियाड, निग्रोयाड, मंगलोयाड और कैस्थ्रोकाइक। उन्होंने 4 प्रकार के, याद रखिएगा, क्रोबर 3, आर्थर की 3 और हेक्सले 4 प्रकार के प्रजाति का वर्ग। अगर पूछ देगा कि 4 प्रकार के प्रजाति का वर्गीकरण किसने किया है, तो हेक्सले महोदय ने। कौन कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलियाड, निग्रोयाड, मंगलोयाड एवं कैस्थ्रोकाइक, ठीक है। ये 4 प्रकार के उन्होंने बात किया है। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने अलग अलग देशों के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि भारत में, कहाँ पे? तो भारत में प्रजातियों का वर्गीकरण, भारत में प्रजातियों का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो हर्बर्ट रिजले, सबसे पहले कौन आ जाएंगे? हर्बर्ट रिजले, ठीक है। उन्होंने प्रजाति का जो वर्गीकरण किया है उसको हम लोग देखते हैं। तो हर्बर्ट रिजले ने 7 प्रकार के प्रजातियों के बारे में बात की है, ठीक है। इनकी जो पुस्तक थी पीपुल ऑफ इंडिया, इसमें उन्होंने इसके संदर्भ में बात की थी। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? पीपुल ऑफ इंडिया। आप बताइए तो इसकी रचना काल क्या है? मुझे कमेंट करके बताइए, पीपुल ऑफ इंडिया की रचना काल क्या है? आप लोग का होमवर्क रहा, इसको बताइए कि पीपुल ऑफ इंडिया का रचना काल क्या है। तो पीपल ऑफ इंडिया में 7 प्रकार के प्रजातियों का वर्गीकरण किया। इसमें से 3 जो है उन्होंने प्रमुख बताए हैं। तो टोटल 7 कौन कौन सा है उसको हम लोग लिखते हुए चलते हैं। ठीक है, उसमें से जो 3 ऊपर का 3 है वो प्रमुख है। तो टोटल 7 में कौन कौन सा है? सबसे पहला द्रविड़, क्या है? द्रविड़, फिर मंगोल, तीसरा है इंडो आर्यन, चौथा की वे बात करते हैं मंगोल द्रविडियन, पांचवा आर्यो द्रविडियन, छठा हो गया साइथो द्रविडियन, फिर टर्के ईरानियन, ठीक है। ये 7 प्रकार, उसमें से ये 3 उन्होंने बोला है कि प्रमुख है। हटन महोदय, हटन ने 6 प्रकार की प्रजातियों के बारे में बात की है।
हटन महोदय कितने प्रकार के प्रजाति के बारे में बात करते हैं? तो वह 6 प्रकार के प्रजातियों के बारे में बात करते हैं। वे कौन कौन सा है? तो निग्रेटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलैड, ठीक है। तीसरा है भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग, भूमध्य सागरीय। उसके बाद अल्पाइन प्रजाति, की जो आर्मीनोइड शाखा है वो, फिर मंगोल, और उसके बाद इंडो आर्यन। तो देखिए एक चीज मैं आपको बोल देती हूँ, इतना नाम आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पूछेगा कि 6 प्रकार के बारे में किसने बात की है, 7 प्रकार के बारे में किसने बात की है, इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछेगा, उतना आपको डिटेल्स में नहीं पूछेगा। और गुहा ने, डॉक्टर गुहा ने कितने प्रकार के बारे में बात की है? तो वे भी 6 प्रकार के। उन्होंने अपना जो प्रजाति का वर्गीकरण किया है, तो उन्होंने 1931 में जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर 6 प्रकार बताए हैं। तो 6 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है निग्रेटो, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आगामी नागा जो कि मणिपुर तथा कछार पहाड़ी का क्षेत्र है, बांगड़ी, इरुला, कडार, पुलायन, मुथुवान तथा कनिकर के प्रजाति के लोग। दूसरा उन्होंने बात किया है प्रोटो ऑस्ट्रेलैड। तीसरा मंगोलियड जो कि चाइना चीनी लोग हो गए वो। चौथा उन्होंने बात की जो वर्गीकरण किया है वो भूमध्य सागरीय और मेडिटेरियन। पांचवा जो है नार्डिक अथवा इंडो आर्यन, और छठा नंबर चौड़े सिल वाले प्रजाति के बारे में बात की है। तो ये था प्रजाति और वर्ग से रिलेटेड आज का क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास हेल्पफुल लगी होगी, आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज का जो होमवर्क है कि पीपल ऑफ इंडिया, हर्बर्ट रिजले का पीपल ऑफ इंडिया का प्रकाशन वर्ष क्या है ये मुझे कमेंट करके बताइए। जिनका मैसेज पहले आएगा उनके मैसेज को मैं पिन करूंगी और आने वाले नेक्स्ट क्लास में उनका नेम भी लूंगी। और इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।